हेलो गाइस, वेलकम टू आरपी एकेडमी। तो दोस्तों स्टार्ट कर रहे हैं हम अपने नेक्स्ट चैप्टर के साथ में, जिसमें बात करेंगे हम ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। अब ये हम क्यों समझ रहे हैं, तो देखो ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर क्या होता होगा। ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर हो गया, अब यहाँ पर मेरा एक बिहेवियर है मेरे फ्रेंड्स के साथ में। जब मैं आपको पढ़ा रही हूँ, क्या मैं वैसे बिहेव कर सकती हूँ? देखो मैं नहीं कर सकती, क्योंकि मैं बहुत ही डिफरेंट पर्सन हूँ जैसा मैं यहाँ पर आप लोगों के में हूँ। ठीक है, ऑफ कोर्स यहाँ पर अलग अलग रिलेशनशिप्स होती हैं और हम अलग अलग तरीके से बिहेव करते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आप अपने पेरेंट्स से बात करोगे तो यू विल बी वेरी रिस्पेक्टफुल, एंड यहाँ पर कहीं ना कहीं एक अलग ही बिहेवियर हमारा आता है। व्हेन वी आर विद अवर फ्रेंड्स, तो हम यहाँ पर अपने दोस्तों से बात कर रहे हैं तो हमारे टोन्स अलग होते हैं, हमारी बातें करने का तरीका अलग होता है। जब यहाँ पर हम अपने कलीग्स के साथ में काम कर रहे हैं, जब हम उनके साथ में बात करते हैं, तो यहाँ पर अब इसमें भी दो तरह के कलीग्स हो जाते हैं। कुछ तो हमारे फ्रेंड्स बन जाते हैं ओवर द टाइम, कुछ होते हैं जो हमारे फ्रेंड्स नहीं होते हैं, बट हम उनके साथ एक प्रोफेशनल रिलेशनशिप मेंटेन करते हैं। तो अब यहाँ पर हमें एक प्रोफेशनल रिलेशन अपना मेंटेन करने के लिए एक अच्छा बिहेवियर रखना होता है। तो ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर इन्हीं सारी चीजों के बारे में बात कर रहा है। तो हम आज की क्लास में ये सारी चीजें पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चलो तो सबसे पहले बात करते हैं अकॉर्डिंग टू लुइस एलन, ऑर्गेनाइजेशन क्या है? एक प्रोसेस है जिसमें हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं और ग्रुप कर रहे हैं काम को कि भाई हमें क्या काम करना है। ठीक है, डिफाइन करेंगे कि किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होनी चाहिए, उनको वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज डेलीगेट करेंगे। यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटीज डेलीगेट करने के साथ साथ अथॉरिटीज भी करनी होती हैं, क्योंकि अगर किसी को अथॉरिटी नहीं देंगे, मैनेजर को अथॉरिटी नहीं देंगे काम करवाने की, तो कोई उनकी बात क्यों सुनेगा। और स्टैब्लिश करते हैं रिलेशनशिप फॉर द पर्पस ऑफ अनेबलिंग पीपल टू वर्क मोस्ट इफेक्टिवली टुगेदर इन अकम्प्लिशिंग ऑब्जेक्टिव्स। तो यहाँ पर आपको अकम्प्लिश करने होते हैं ऑब्जेक्टिव्स, जिसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर रिलेशनशिप्स स्टैब्लिश करने हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन में हम क्या देखेंगे, दो या उससे ज्यादा इंडिविजुअल्स इंटरेक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ में विद इन अ डेलिबरेटली स्ट्रक्चर्ड सेटअप। यहाँ पर एक जो सेटअप बन रहा है वो डेलिबरेटली स्ट्रक्चर्ड है। ठीक है, एंड यहाँ पर हम इंडिपेंडेंट वे में काम करते हैं ताकि इन गोल्स को अचीव करें। और ऑर्गेनाइजेशन जो है वो यहाँ पर एक इंस्टीट्यूशन की तरह है। बिहेवियर क्या होता है कि कैसे हम रिएक्ट कर रहे हैं सर्टेन सिचुएशंस में। तो प्रोसेस क्या होता है ऑर्गेनाइजिंग का? ऑर्गेनाइजिंग में कुछ इंटर रिलेटेड स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले जब भी हम कोई काम करने जाएंगे, फॉर एन एग्जाम्पल आज यहाँ पर आप बैठकर पढ़ रहे हो, ऐसे मन किया कोई यूट्यूब पर वीडियो दिखा पढ़ने बैठ गया, ऐसा तो नहीं है। यू हैव डिसाइडेड कि यहाँ पर आपका एक ऑब्जेक्टिव है टू क्लियर योर एग्जाम एंड टू गेट अ प्रॉपर डेजिग्नेशन इन अ रेगुलेटरी बॉडी। अगर मैं बात करूं यहाँ पर मान लो भी आरबीआई के लिए, ठीक है, तो आरबीआई में अगर आपको एक प्रॉपर पोजीशन चाहिए, उसके लिए आपको एग्जाम क्लियर करना होगा। एग्जाम क्लियर करने के लिए आपको मैनेजमेंट आना चाहिए, और मैनेजमेंट के अब आपको यहाँ पर क्लासेस पढ़ने हैं। तो हर एक ऑर्गेनाइजेशन में कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, और मैनेजमेंट का काम क्या है कि वो ये ऑब्जेक्टिव्स को आइडेंटिफाई करे और अपनी यहाँ पर जो भी एक्टिविटी है उसको शुरू करने से पहले समझे कि क्या इस ऑब्जेक्टिव को हम अचीव करना चाहते हैं। तो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव्स हमारे लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, है ना, इस तरीके से होते हैं। फिर आती हैं एक्टिविटीज। अब जैसे आपने यहाँ पर डिसाइड किया कि मुझे एक आरबीआई ग्रेड बी मैनेजर बनना है, अब आप उसके बाद क्या करोगे? अब इसके बाद में आपको पता है कि आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी, इसके लिए एग्जाम देना होगा, और एग्जाम देने के लिए आपको पढ़ाई करनी है। तो आइडेंटिफाई करोगे या ग्रुप करोगे सेवरल एक्टिविटीज को एक इंपॉर्टेंट प्रोसेस में। इंडिविजुअल्स जो है ग्रुप में वो क्या करते हैं, अपने एफर्ट्स को इफेक्टिव वे में पूल करते हैं। अब सारा काम यहाँ पर एक ऑर्गेनाइजेशन में एक पर्सन नहीं कर सकता। फॉर एन एग्जाम्पल, व्हेन आई एम टीचिंग यू, तो ये जो कंटेंट है, या फिर आपसे जब टेलीग्राम पर कोई डाउट आता है तो वो सर उसे कनेक्ट करते हैं आपके साथ में और उनको रिजॉल्व करते हैं, है ना। मैं यहाँ पर यूट्यूब देखती हूँ, सारी यूट्यूब पर जो भी चीजें होती है, एक्टिविटीज होती है, उन्हें कनेक्ट करती हूँ। तो हमारे कुछ एफर्ट्स हैं जो हम दोनों लगा रहे हैं, और यहाँ पर इन एफर्ट्स के थ्रू इनको पूल कर इफेक्टिवली हम क्या करते हैं, यहाँ पर कुछ एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं जो कि हमारी प्रॉपर डिवीजन है मेजर एक्टिविटीज की, जैसा भी मैंने आपको समझाया। और हर एक जॉब जो है हमारी वो प्रॉपरली यहाँ पर क्लासिफाई की जाती है और ग्रुप की जाती है। फिर आता है ड्यूटी। तो हर एक इंडिविजुअल को यहाँ पर कुछ ड्यूटीज अलोकेट की जाती हैं, अलॉट की जाती हैं। अब यहाँ पर जो हमारी ड्यूटीज हैं वो कैसे आएंगी, हम इसको भी क्लासिफाई करेंगे। फॉर एन एग्जांपल, मार्केटिंग किसको करनी है, सेल्स किसको करनी है, प्लानिंग किसको करनी है ना। यहाँ पर काम करवाना है तो मैनेजर्स का क्या ड्यूटीज रहेंगे।
तो हम यहाँ पर अलग अलग वेरियस जॉब्स में इनको क्लासिफाई करते हैं और अलॉट करते हैं इंडिविजुअल्स को, ताकि वो इन ड्यूटीज को इफेक्टिव वे में परफॉर्म करें। अब हर एक इंडिविजुअल को यहाँ पर एक स्पेसिफिक जॉब दी जाती है, एक यहाँ पर कि भाई अपनी एबिलिटीज के अकॉर्डिंग वो काम करें। तो ये क्या करते हैं, ये यहाँ पर इनको एडिक्वेट रिस्पॉन्सिबिलिटी इस जॉब को परफॉर्म करने के लिए दी गई। फिर आती है बात रिलेशनशिप की। तो बहुत सारे इंडिविजुअल्स हैं जो कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, और जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है मैनेजमेंट की वो क्या है कि जो स्ट्रक्चर है रिलेशनशिप्स का उसको ले डाउन करें ऑर्गेनाइजेशन में और अथॉरिटी में। इंटीग्रेशन, तो जितनी भी हमारी ग्रुप एक्टिविटीज हैं उनको हम प्रॉपरली इंटीग्रेट करते हैं, और इनको हम अचीव करते हैं कुछ अलग अलग तरीके से। जैसे रिलेशनशिप हमारी अथॉरिटी की हॉरिजॉन्टल भी हो सकती है, वर्टिकल भी हो सकती है और लेटरल भी हो सकती है। हो सकता है कि यहाँ पर अपर मैनेजमेंट ने कोई चीज डिसाइड की और एम्प्लॉयज तक इनको यहाँ पर हम भेज रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर इसी तरीके से ड्यूटीज भी हमारी कनेक्टेड हैं, या फिर वर्टिकल हो सकती हैं, दो कलीग्स यहाँ पर एक टीम में काम कर रहे हैं और दोनों मिलकर अपने एफर्ट्स पूल कर फिर एक एक्टिविटी को कंप्लीट कर रहे हैं। तो यूनिटी जो है ऑब्जेक्टिव्स की, ये हम अचीव करते हैं विद टीम वर्क एंड टीम स्पिरिट बाय द इंटीग्रेशन प्रोसेस ऑफ डिफरेंट एक्टिविटीज। अब आता है इंडिविजुअल बिहेवियर। जैसा मैंने बताया कि हम अपना इंडिविजुअल बिहेवियर भी कैरी करते हैं। तो ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में जब हम प्रोफेशनल स्टडीज कर रहे हैं तो यहाँ पर हम समझेंगे कि इंडिविजुअल बिहेवियर होता क्या है। क्या होगा इंडिविजुअल बिहेवियर? हाउ यू आर बिहेविंग और रिस्पॉन्डिंग टू अ पर्टिकुलर सिचुएशन एट योर वर्क प्लेस। तो एक पर्सन का जो बिहेवियर है वो अलग अलग फैक्टर्स के थ्रू इन्फ्लुएंस होता है। उनका एटीट्यूड कैसा है, उनका परसेप्शन क्या है और उनकी पर्सनालिटी कैसी है। तो यहाँ पर कुछ फैक्टर्स हैं जो कि अफेक्ट करते हैं इंडिविजुअल बिहेवियर को। इंडिविजुअल बिहेवियर को हम यहाँ पर एक ऑर्गेनाइजेशनल सेटिंग में कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं? मल्टीट्यूड ऑफ फैक्टर्स के थ्रू। तो पहले आते हैं पर्सनल फैक्टर्स। पर्सनल फैक्टर्स में क्या है? डेमोग्राफी। एक 18 इयर्स का पर्सन, एक 24 इयर्स का पर्सन, एक 30 इयर्स का पर्सन, एक 45 और एक 60 इयर्स। क्या ये सभी लोग एक ही तरह बिहेव कर सकते हैं? नहीं, कुछ एक्सेप्शनल केस हो सकते हैं लेकिन मेजरली नहीं, राइट। फिर यहाँ पर जेंडर का होता है। अब आप भी जानते हैं बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक्स या ट्रेड्स हम देखते हैं यूजुअली गर्ल्स में प्रेजेंट होती हैं जो बॉयज में नहीं होती और बॉयज में होती हैं गर्ल्स में नहीं होती। तो जेंडर भी एक रोल प्ले करता है। फिर एथनिसिटी की बात आ जाती है कि आप यहाँ पर एग्जैक्टली बिलोंग कहाँ से करते हो, आपकी एथनिसिटी क्या है। फॉर एन एग्जाम्पल अगर हम देखेंगे नॉर्थ एंड साउथ इंडियंस या नॉर्थ ईस्टर्न इंडियंस या फिर वेस्टर्न इंडियंस, तो यहाँ पर ही आपको बहुत ज्यादा एथनिसिटी देखने के लिए मिल जाएगी। रूरल, सेमी अर्बन या फिर अर्बन एरियाज के लोगों में बहुत ज्यादा डिफरेंस देखने के लिए मिलेगा। फिर एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। सोशो इकोनॉमिक बैकग्राउंड कैसा है, तो ये सब किसी भी इंडिविजुअल की वैल्यूज को शेप करते हैं, उनकी नीड्स को और उनकी एक्सपेक्टेशंस को। पर्सनालिटी की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर आते हैं ट्रेड्स। ट्रेड्स क्या है? कितनी यहाँ पर ओपननेस है, कॉन्शियसनेस कितनी है उनकी अपनी चीजों को लेकर, कितना वो एग्री कर पाते हैं, न्यूट्रोसिज्म यहाँ पर कैसा है, और एक्सट्रोवर्जन जो है जो यहाँ पर इन्फ्लुएंस करेगा कि किस तरीके से इंडिविजुअल्स जो है वो दूसरे लोगों के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं। न्यूट्रोसिज्म क्या होता है पहले तो ये बताओ। देखो यहाँ पर एक पर्सन की टेंडेंसी की वो किस तरीके से जो नेगेटिव इमोशंस है, जैसे यहाँ पर आपकी एंजाइटी, डिप्रेशन, एंगर, वरी है, उनको कितना फ्रिक्वेंटली यहाँ पर एक्सपीरियंस कर रहे हैं या कितनी इंटेंसिटी के साथ कर रहे हैं, इसको हम बोलेंगे न्यूट्रोसिज्म। ठीक है, ये वाला जो टर्म दे रखा है। और इसके अलावा यहाँ पर होता है एक्सट्रोवर्जन। अब एक्सट्रोवर्जन क्या होता है? एक्सट्रोवर्जन होता है कि यहाँ पर आप कितने एनर्जेटिक, आउटगोइंग, सोशेबल हो तो इंडिविजुअल्स के साथ में, ताकि आप यहाँ पर सोशल इंटरेक्शन वाली एक एनर्जी को अट्रैक्ट कर रहे हो। ओके, चलो फिर आती है एबिलिटीज। अब पर्सनालिटीज में एबिलिटीज का क्या है कि आपकी कॉग्निटिव एबिलिटीज कैसी हैं, किसी भी चीज को समझने की, उसे आप कोई भी प्रॉब्लम है उसकी तरफ आपकी अप्रोच कैसी है, आपकी फिजिकल एबिलिटीज कैसी हैं, आपकी इमोशनल इंटेलिजेंस क्या है। तो ये भी इंडिविजुअल की परफॉर्मेंस, डिसीजन मेकिंग और लर्निंग पोटेंशियल को इम्पैक्ट करते हैं। एक एग्जांपल देती हूँ, यहाँ पर मेरी कॉग्निटिव स्किल्स अच्छी नहीं है, ठीक है, मुझे किसी काम के बारे में चीजें नहीं समझ आती, तो अगर कोई प्रॉब्लम आ जाएगी तो मैं आसानी से सोल्यूशन नहीं ढूंढ पाऊंगी। फिजिकल एबिलिटीज, हो सकता है मैं बहुत अच्छी स्मार्ट, बहुत सब कुछ इंटेलिजेंट हूँ, बट मेरी बॉडी में कोई डिसीज हो गई है बहुत खराब सी, जिसकी वजह से यहाँ पर मैं अपना 100% ही नहीं दे पा रही,
या फिर इमोशनल इंटेलिजेंस की मुझे बहुत बात बात पर गुस्सा आ जाता है, रिएक्ट कर देती हूँ जल्दी चीजों पर, तो उससे क्या होगा, यहाँ पर फिर जो मुझे मेन ऑब्जेक्टिव अचीव करने हैं वो कर नहीं पाऊंगी, एज मेरी जो टीम के साथ में रिलेशनशिप है वो खराब हो सकती है। तो इसीलिए हमारी एबिलिटीज भी इंपॉर्टेंट है। फिर आते हैं वैल्यूज एंड बिलीव्स। तो पर्सनल वैल्यूज और बिलीव्स जो है ये गाइड करते हैं इंडिविजुअल की प्रायोरिटीज, मोटिवेशंस, एथिकल चॉइसेस किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है। तो कि भाई वो किस तरीके से चीजें सोच रहे हैं वहां पर। मान लो यहाँ पर हम देखते हैं कुछ लोग बोलते हैं ना कि गूगल में भी अगर जॉब लग गई तो भी जो हमारे घर वाले हैं वो बोलेंगे कि आपने बेटा गवर्नमेंट जॉब क्यों नहीं लिया। तो यहाँ पर इसी तरीके से कि भाई हमारा किस तरीके के बिलीव्स है ना, क्या चीजें हमारी प्रायोरिटी में है, क्या चीजें हमें मोटिवेट करती हैं, एथिकल चॉइसेस क्या है ऑर्गेनाइजेशन में, ये सारी बातें आ जाती हैं। फिर आता है नीड्स एंड मोटिवेशन। तो मैस्लो की जो हायरार्की ऑफ नीड्स हमने पढ़ी थी, वो जो ट्रायंगल हमने पढ़ा था, याद है, पिरामिड ऑफ थियरीज हमने पढ़ा था, हर्सबर्ग की टू फैक्टर थियरी पढ़ी थी, एक्सपेक्टेंसी थियरी हमने पढ़ी थी। तो ये यहाँ पर हमें फ्रेमवर्क दे रहे हैं कि क्या इंडिविजुअल्स को यहाँ पर किस तरह वो एक्ट करते हैं और परफॉर्म करते हैं, और क्या चीजें उनको ड्राइव कर रही हैं कि वो इस तरह एक्ट करें या परफॉर्म करें। फिर आता है लर्निंग एंड एक्सपीरियंस। तो जो पास्ट एक्सपीरियंसेस है किसी भी पर्सन के, जो स्किल्स उन्होंने लर्न की हैं, जो नॉलेज एक्वायर की है, ये भी इनके इंडिविजुअल बिहेवियर और प्रेफरेंसेस को यहाँ पर शेप करती है। एनवायरमेंटल फैक्टर्स, ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर्स की बात करें तो शेयर्ड वैल्यूज, बिलीव्स, नॉर्म्स, प्रैक्टिसेस किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में सिग्निफिकेंटली इंपैक्ट करती हैं कि कैसे इंडिविजुअल्स को सोचना और बिहेव करना चाहिए। लीडरशिप स्टाइल की बात करें तो लीडर की जो अप्रोच है, यहाँ पर कम्युनिकेशन स्टाइल है, डिसीजन मेकिंग मेथड्स हैं, ये इंडिविजुअल के एम्प्लॉय बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करती हैं और उनके मोराल को भी इन्फ्लुएंस कर रही होती हैं, ठीक है। तो अगर लीडर अच्छा है, लीडर यहाँ पर खुद भी एक ऐसा एग्जाम्पल सेट कर रहा है कि वो खुद भी मेहनत करते हैं, खुद टाइम पर आते हैं, सबके साथ अच्छे से बिहेव करते हैं, कोई प्रॉब्लम आती है तो यहाँ पर कामली उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करते हैं, लोगों को अच्छे से समझते हैं, सुनते हैं, तो ये क्या हो गया, लीडर्स यहाँ पर आपके थ्योरी वाई जैसे हमने देखा था, यहाँ पर फिर लोग इनके साथ में कनेक्ट कर पाएंगे। लेकिन अगर लीडरशिप ही अच्छी नहीं है तो फिर लोग यहाँ पर बहुत जल्दी डिमोटिवेट हो जाते हैं। लीडरशिप थियरी में हमने ये सारी चीजें पढ़ी थी। फिर आते हैं ग्रुप डायनेमिक्स कि भाई ग्रुप यहाँ पर डायनेमिक्स कैसे हैं, जैसे टीम के आपस में बिहेवियर्स कैसे हैं, टीम कैसे वर्क कर रही है। ऐसा तो नहीं है लीडर यहाँ पर किसी एक पर्टिकुलर पर्सन को बहुत ज्यादा फेवरेटिज्म शो कर रहा है, लोगों के आपस में इंटरेक्शंस कैसे हैं, ऑफिस पॉलिटिक्स आपने सुना ही है ना, वो भी एग्जिस्ट करता ही है, सोशल नॉर्म्स कैसे हैं ग्रुप्स में, तो ये भी इंडिविजुअल बिहेवियर और परफॉर्मेंस को अफेक्ट कर रहे होते हैं। फिजिकल वर्क एनवायरनमेंट, अब ये जो ग्रुप बिहेवियर है इसमें एक बहुत ही बड़ा चीज जो आज के टाइम में देखने के लिए मिलती है, जैसे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स इन कॉर्पोरेट एनवायरनमेंट, है ना। तो हम देखते हैं कि ओवरऑल जो टीम का मोराल है वो भी बहुत डाउन चला जाता है, क्योंकि फिर एक पर्टिकुलर पर्सन को दो नॉट वर्दी काफी ज्यादा यहाँ पर बेनिफिट्स मिलने लगते हैं। तो इसी वजह से टीम डायनेमिक्स भी इंपॉर्टेंट है। फिजिकल वर्क एनवायरनमेंट, तो यहाँ पर हमने ना पढ़ा था लास्ट क्लास में, हिंसबर्ग एक्सपेरिमेंट्स वगैरह हमने जब पढ़े थे तो हमने उसमें क्या देखा था, सॉरी हॉथरन स्टडीज जो हमने की थी हिंसबर्ग की, तो यहाँ पर हमने क्या देखा था हॉथरन स्टडीज में कि लाइटनिंग इम्पैक्ट कर रही थी, है ना, किस तरह का यहाँ पर नॉइस है, लेआउट है, किस तरीके से यहाँ पर टेम्परेचर है, ये सारी चीजें अफेक्ट करती हैं इंडिविजुअल के कंफर्ट को, प्रोडक्टिविटी को और वेलबींग को। जॉब डिजाइन, अब जॉब कैसी है, टास्क कैसे हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या हैं, ये भी इंडिविजुअल के मोटिवेशन को यहाँ पर इम्पैक्ट करेंगे, एंगेजमेंट को, सेंस ऑफ अचीवमेंट को, ठीक है। किसी को माइनिंग के लिए भेज रहे हो आप डेली, कितने खुश होंगे वो अपनी उस जॉब से, और किसी को यहाँ पर आप एक अच्छे कल्चर में, एक अच्छे ऑफिस में टेबल चेयर एसी सारी चीजें फैसिलिटीज दे रहे हो, फिर उनसे काम करने के लिए बोल रहे हो, सॉरी डिसीजंस लेने के लिए बोल रहे हो, तो डेफिनेटली एक अलग एटीट्यूड होगा दोनों ही इंडिविजुअल्स का। तो जॉब डिजाइन भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट है कि नेचर क्या है जॉब का, टास्क क्या है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी जा रही है। फिर रिवॉर्ड एंड रिकॉग्निशन सिस्टम, तो रिकॉग्निशन हो रहा है, आपने कोई अच्छा काम किया, आपने कोई इनिशिएटिव लिया जिससे कंपनी को कुछ फायदा हुआ, आपके टीम के लोगों ने, आपके मैनेजर्स ने, आपकी ऑर्गेनाइजेशन ने आपको यहाँ पर आपके एफर्ट्स को रिकॉग्नाइज किया, हो सकता है कोई मॉनेटरी कॉम्पनसेशन नहीं दिया बट एटलीस्ट दे हैव अप्रिशिएटेड यू फॉर द सेम, तो यहाँ पर आपको खुशी होगी। कॉम्पनसेशन हो सकता है कि उन्होंने आपको कुछ एक्स्ट्रा पैसे दे दिए हो या फिर रिवॉर्ड्स दिए हो, तो ये इंडिविजुअल्स को मोटिवेट करते हैं और उनका जो बिहेवियर है उनके स्पेसिफिक गोल्स की तरफ उसको भी इन्फ्लुएंस करते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं कल्चरल फैक्टर्स। अब जैसे नेशनल कल्चर हो गया, अगर मैं किसी यूरोपियन को बोलूं कि आप इंडिया में आकर जॉब कर लो,
यूरोप में मेजरली हम देखते हैं कि 9 to 5 का कल्चर होता है, जिसमें 5 बजे ऑफिस खाली हो जाते हैं, या 10 to 6 या ऐसे कल्चर होते हैं। फिर आ जाओ बैक टू इंडिया। स्टार्ट होता है ऑफिस, कब स्टार्ट होता है? 10 बजे। बहुत ज्यादा टाइम हमें क्या करना पड़ता है, पहले ही जाना पड़ता है ऑफिस। वापस आते हैं, आते भी हैं तो रात हो जाती है आने आने में। ठीक है, ये थोड़ा सा काम, वो थोड़ा सा काम, ऐसे वैसे डेडलाइंस ऐसी दी जाएंगी जिसमें कि आपको पता है कि मीटिंग नहीं हो सकती अगर हम एक्स्ट्रा काम नहीं करेंगे। तो इस तरह से यहाँ पर हमारे जो कल्चरल नॉर्म्स हैं, वैल्यूज हैं, कम्युनिकेशन स्टाइल्स हैं, ये भी सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस करती हैं इंडिविजुअल का बिहेवियर उनके वर्क प्लेस में। ऑर्गेनाइजेशनल सब कल्चर्स की बात करें तो डिफरेंट सब कल्चर्स हमारी ऑर्गेनाइजेशन में ये भी एक यूनिक नॉर्म्स एंड बिहेवियर जो है उनको रखती हैं। एथिकल कंसिडरेशन, तो इंडिविजुअल एथिकल बिलीफ्स और वैल्यूज जो हैं ये भी हमारी डिसीजन मेकिंग को इम्पैक्ट करती हैं। हम यहाँ पर किस तरीके से एथिकली काम कर रहे हैं, अनएथिकली। एथिक्स में भी यहाँ पर अलग अलग एथिक्स होते हैं। जैसे अभी एक केस आया था, शुभम करकर नाम था ना आई थिंक उन पर्सन का, जिन्होंने बहुत सारे स्टार्टअप्स में जॉब लिया हुआ था और फिर वो सभी स्टार्टअप्स के लिए काम कर रहे थे। तो वहां के कल्चर में उस चीज को बहुत ही ज्यादा, मतलब उनको काफी ज्यादा नेम एंड शेम किया गया था। तो यहाँ पर हमारी जो एथिकल कंसिडरेशन है, इंडिविजुअल एथिकल बिलीफ और वैल्यूज, वो भी हमारी डिसीजन मेकिंग को इन्फ्लुएंस कर रही है, बिहेवियर को। इन रिस्पॉन्स टू ऑर्गेनाइजेशनल प्रैक्टिसेस या सिचुएशंस क्या है? ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर ये एक इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट है जहां पर स्टडी किया जा रहा है वर्कर्स का या एम्प्लॉयज का रिलेटेड टू बिहेवियर इनसाइड एन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो यहाँ पर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में वो किस तरीके से काम कर रहे हैं ये हम अच्छे से पढ़ते समझते हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर की। पहली डेफिनेशन स्टीफन पी रॉबिन्स ने दी है, जो बोलते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर क्या है? एक ऐसी फील्ड ऑफ स्टडी है जिसमें हम इम्पैक्ट देखेंगे कि किस तरीके से इंडिविजुअल्स, ग्रुप्स और स्ट्रक्चर्स जो हैं वो यहाँ पर इम्पैक्ट कर रहे हैं बिहेवियर्स को विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन फॉर द पर्पस ऑफ अप्लाइंग सच नॉलेज टवर्ड्स इम्प्रूविंग एन ऑर्गेनाइजेशन इफेक्टिवनेस। किस तरह से हमें ऑर्गेनाइजेशन की इफेक्टिवनेस को इम्प्रूव करना है। कुछ कंपनीज होती है जो बहुत ही गंदा कल्चर रखती है, मतलब मैं तो उसे गंदा ही कल्चर बोलूंगी, बहुत टाइट कल्चर रखती हैं जहां पर वो अपने एम्प्लॉयज को काफी ज्यादा ऑटोक्रेटिक बिहेवियर में ट्रीट कर रही होती हैं। ठीक है, कुछ होती हैं जो यहाँ पर उनको थोड़ा लेजर फेयर वाली रिलेशनशिप मेंटेन करती हैं। राइट, तो यहाँ पर अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस अलग अलग तरह से काम करती हैं और उनका यहाँ पर उसी तरीके से हम देखेंगे कि जो उनकी इफेक्टिवनेस है वो अफेक्ट हो रही होती है। मूर, हेड एंड ग्रिफिन, तो इनका मानना है कि हम ह्यूमन बिहेवियर की स्टडी कर रहे हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशनल सेटिंग में जहां पर जो इंटरफेस है ह्यूमन बिहेवियर और ऑर्गेनाइजेशन एंड द ऑर्गेनाइजेशन इटसेल्फ, ये हमारा किस तरीके से हो रहा है। ठीक है, तो ह्यूमन बिहेवियर का ऑर्गेनाइजेशन के साथ में, ऑर्गेनाइजेशन का ऑर्गेनाइजेशन के साथ में, वो सब चीजें हम चेक करते हैं। रैमन जे एल्डर एंड आर्थर पी ब्रीफ, इन्होंने बोला कि ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर एक ब्रांच है सोशल जस्टिस की, जहां पर कि हम थियरीज बिल्ड कर रहे हैं ताकि हम यहाँ पर प्रेडिक्ट करें, समझें और कंट्रोल करें बिहेवियर इन वर्क ऑर्गेनाइजेशन। पर्टिकुलर सिचुएशन में सो एंड सो पीपल विल बिहेव लाइक दैट। तो हमें यहाँ पर उस चीज को समझते हुए पहले से ही देखना है कि हमें क्या एक्शंस लेने हैं, है ना। नेचर क्या है ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर की? तो एक सेपरेट फील्ड ऑफ स्टडी है ये, ना कि एक अलग से डिसिप्लिन है। ऐसा नहीं कि एक मैनेजमेंट में अलग ही सब्जेक्ट हमने बना दिया, बट एक फील्ड ऑफ स्टडी अलग है, एक अलग चैप्टर के थ्रू हम इसको पढ़ रहे हैं। तो बाय डेफिनेशन हम ये बोल सकते हैं कि जो एक डिसिप्लिन है वो एक एक्सेप्टेड साइंस है। ठीक है, जो कि हमारे किसी थियोरेटिकल फाउंडेशन पर बिल्ट है। लेकिन वो भी यहाँ पर ये बोलते हैं कि भाई ये जो है ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, ये एक मल्टी इंटरडिसिप्लिनरी ओरिएंटेशन है। अलग अलग डिसिप्लिनर्स जो हैं वो यहाँ पर इसके साथ में इंटरेक्ट कर तब ये बन रहा है। तो जैसे इंडिविजुअल्स हो गए, ग्रुप्स हो गए, ऑर्गेनाइजेशन हो गई, अब ये सब मिलकर ही तो मेरे बिहेवियर को इम्पैक्ट कर रही है उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में। तो यहाँ पर कोई स्पेसिफिक थियोरेटिकल बैकग्राउंड नहीं लेकर चल सकते हैं। तो यहाँ पर अच्छा होगा कि अगर हम ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर को एक सेपरेट फील्ड ऑफ स्टडी बोले देन आर डिसिप्लिन इटसेल्फ हो। फिर ये बोल रहे हैं एक इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच में भी हम ये देखेंगे कि यहाँ पर हम ये देखते हैं कि ह्यूमन किस तरीके से बिहेव कर रहे हैं काम पर, तो उसको हमें स्टडी करना है। तो यहाँ पर रेलेवेंट नॉलेज हम अलग अलग डिसिप्लिन से, जैसे साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, साइकोलॉजी ऑफ कोर्स आपको पता ही है, सोशियोलॉजी की किस तरीके से सोसाइटीज काम कर रही हैं, एंथ्रोपोलॉजी में हम यहाँ पर ह्यूमन एवोल्यूशन को समझते हैं। तो ये हमारे सब एप्लीकेबल हो जाते हैं ताकि हम ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर को समझें और एनालाइज करें। फिर आती है अप्लाइड साइंस।
ये वेरी नेचर ऑफ ओ भी यहाँ पर अप्लाई होगी। तो जो हमारी ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर है वो क्या कर रहा है, यहाँ पर अलग अलग रिसर्चेस को अप्लाई कर कर देख रहा है कि किस तरीके से पर्टिकुलर प्रॉब्लम्स जो हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में ह्यूमन बिहेवियर से रिलेटेड उन्हें हम सॉल्व करें। जैसे कि दो टीम्स यहाँ पर अगर साथ में काम करेंगी तो ऑर्गेनाइजेशन की इफेक्टिवनेस बहुत अच्छी हो जाएगी, बट दोनों ही टीम्स में बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स रहती हैं ड्यू टू सर्टेन थिंग्स, जिसकी वजह से ऑर्गेनाइजेशन अफेक्ट हो रही है। तो ऐसी सिचुएशन में अब हमें समझना है कि ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर की स्टडी कर कर किस तरह से इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व किया जा सकता है। तो बेसिक लाइन ऑफ डिफरेंस यहाँ पर क्या है प्योर साइंस और ओबी के बीच में, कि जो प्योर साइंसेस हैं वो फंडामेंटल रिसर्चेस पर फोकस कर रही हैं, जबकि जो ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर है वो यहाँ पर अलग अलग जो ऑलरेडी हमारे पास थियरीज हैं उन सबको देखती है कि वो कैसे इंटरकनेक्टेड हैं। तो यहाँ पर अप्लाइड रिसर्च और इसकी एप्लीकेशन दोनों ही ऑर्गेनाइजेशनल एनालिसिस में चेक करेगी। फिर आती है नॉर्मेटिव साइंस। तो ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर कैसी है, एक नॉर्मेटिव साइंस है, नॉर्म्स रूल्स के अकॉर्डिंग हम जा रहे हैं, रूल्स रेगुलेशंस यहाँ पर हमारे लिए बनते हैं, उसकी तरफ हमें बिहेव करना है। जैसे एक सिंपल से बहुत ही ये सब समझाने के लिए ऑल इसके साथ कनेक्ट नहीं हो रहा, एग्जाम में तो बिल्कुल मत लिख कर आना। तो यहाँ पर प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट एक्ट, ठीक है, ये कहीं ना कहीं जो रोड साइड रोमियोज हैं या ईव टीजर्स हैं इनको बता रहा है कि यू डोंट हैव टू एक्ट इन दिस पर्टिकुलर वे एटलीस्ट इन द ऑर्गेनाइजेशन, राइट। तो ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर एक नॉर्मेटिव साइंस भी है जहां पर पॉजिटिव साइंस डिस्कस करती है कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप। ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर ये बताती है कि कैसे जो अप्लाइड रिसर्च के यहाँ पर फाइंडिंग्स हैं उनको हम सोशली एक्सेप्टेड ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स में अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये क्या है कि किस तरह से चीजों को इंडिविजुअल्स एक्सेप्ट कर रहे हैं और सोसाइटी एंगेज कर रही है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है। तो ये भी बोल सकते हैं कि ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर हर टाइम नॉर्मेटिव नहीं होती है, ठीक है, और ये भी है कि बिल्कुल भी नॉर्मेटिव नहीं है, ये भी नहीं बोल सकते हैं। तो ये हमारी नॉर्मेटिव है एज वेल एज यहाँ पर अंडरस्कोर कर रही है बाय प्रोलिफरेशन ऑफ मैनेजमेंट थियरीज। बहुत सारी मैनेजमेंट थियरीज जैसे लीडरशिप का हमने पढ़ा, मोटिवेशनल थियरीज का हमने पढ़ा, तो ये भी इसको इम्पैक्ट कर रही हैं। ह्यूमनिस्टिक एंड ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच, तो ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर अप्लाई करेगी ह्यूमनिस्टिक, हमारी जब लोग काम कर रहे हैं किस तरीके से उनकी थिंकिंग है, फीलिंग्स हैं, उनकी नीड्स क्या है, उनके बिलीफ क्या है, इनमें डिजायर्स क्या है उनकी, कि भाई मुझे इंडिपेंडेंट बनना है, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट बनना है, क्रिएटिव बनना है, प्रोडक्टिव बनना है। और यहाँ पर ये भी रियलाइज करेंगे कि जो लोग काम कर रहे हैं क्या उनके एक्चुअल पोटेंशियल हैं और किस तरीके से यहाँ पर वो इन पोटेंशियल्स तक अपना पहुंच सकते हैं, इनको यूज कर सकते हैं अगर हम इन्हें प्रॉपर कंडीशंस और एनवायरनमेंट दे रहे हैं। तो एनवायरनमेंट भी हमारी परफॉर्मेंस को अफेक्ट करता है। खुश हैं एक एनवायरनमेंट में, यहाँ पर अच्छा फील कर रहे हैं तो अच्छा काम करेंगे, नहीं खुश हैं यहाँ पर कुछ खराब एनवायरनमेंट है तो डेफिनेटली हमारी परफॉर्मेंस पर भी इफेक्ट आएगा, हमारी थॉट्स भी चेंज हो जाती हैं, है ना। तो यहाँ पर एक टोटल सिस्टम अप्रोच देखने के लिए मिल रही है। अब ये सिस्टम अप्रोच क्या है कि भाई इंटीग्रेट करेंगे हम सभी वेरिएबल्स को जो अफेक्ट कर रहे हैं हमारी ऑर्गेनाइजेशनल फंक्शनिंग को। तो सिस्टम अप्रोच में हमारी जो डेवलप हुई है बाय द बिहेवियरल साइंटिस्ट, इसमें हम ह्यूमन बिहेवियर को किसी भी यहाँ पर सोशियो साइकोलॉजिकल फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग समझेंगे, और जो यहाँ पर ह्यूमन बींग्स का सोशियो साइकोलॉजिकल फ्रेमवर्क है वो ही एक इंसान को यहाँ पर कॉम्प्लेक्स बनाता है। और जो सिस्टम अप्रोच है ये यहाँ पर समझते हैं इस कॉम्प्लेक्सिटी को और यहाँ पर एक सोल्यूशन फाइंड करते हैं। अब हर एक पर्सन का यहाँ पर जो बिहेवियर है हमें समझने में समय लगता है, क्यों लगता है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी चीजें हैं, अलग अलग फैक्टर्स है जो कि इन्वॉल्व रहते हैं, तो कॉम्प्लेक्सिटीज बढ़ जाती हैं और यहाँ पर इन अलग अलग चीजों के थ्रू हम इन कॉम्प्लेक्सिटीज को समझने की कोशिश करते हैं। आगे समझ में अब आ जाओ, स्कोप क्या है ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर का। तो 3 इंटरनल ऑर्गेनाइजेशनल एलिमेंट्स हैं जैसे कि पीपल, टेक्नोलॉजी, स्ट्रक्चर, और 4th एलिमेंट है हमारा एक्सटर्नल सोशल सिस्टम्स, जो कि यहाँ पर स्कोप की बात करते हैं ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर की। तो लोगों की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर लोग जो हैं वो इंटरनल सोशल सिस्टम रखते हैं, ऑर्गेनाइजेशन का कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। तो दे कंसिस्ट ऑफ इंडिविजुअल्स एंड ग्रुप्स। ग्रुप्स यहाँ पर आपके बड़े भी हो सकते हैं, छोटे भी हो सकते हैं, फॉर्मल भी हो सकते हैं, इनफॉर्मल भी हो सकते हैं, ऑफिशियल भी हो सकते हैं, अनऑफिशियल भी हो सकते हैं, डायनेमिक भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्या देखेंगे
कि भाई जो हमारे ग्रुप्स हैं ये बनते भी हैं, बिगड़ते भी हैं, चेंज भी होते हैं, तो ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशंस भी हर दिन बदल रही होती हैं। और आज के टाइम में हम ये बोलेंगे कि जो चीज कल थी वो आज नहीं है, और जो कल होगी वो कभी थी नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर लोग जो हैं वो जीते हैं, सोचते हैं, फील करते हैं, और यहाँ पर एक ऑर्गेनाइजेशन को क्रिएट करते हैं, ट्राई करते हैं कि जो ऑब्जेक्टिव्स और गोल्स है उन्हें अचीव करें। ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पर सर्व कर रहे हैं लोगों को, और ना कि यहाँ पर लोग जो है वो एग्जिस्ट कर रहे हैं टू सर्व दी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ये ऑर्गेनाइजेशन का काम है कि वो लोगों को सर्व करे, ना कि वाइस वर्सा। स्ट्रक्चर, तो यहाँ पर सोल रिलेशनशिप हमारे लोगों की ऑर्गेनाइजेशन में कैसी है, डिफरेंट पीपल जो हैं उनको डिफरेंट रोल्स दिए गए, और यहाँ पर उनकी अलग अलग रिलेशनशिप होती है अलग अलग लोगों के साथ में। तो डिवीजन ऑफ लेबर की वजह से भी हम देखते हैं कि लोग अपनी ड्यूटीज परफॉर्म कर रहे हैं, या तो अपने काम को अकम्प्लिश कर रहे हैं। तो हर एक कोई यहाँ पर एक अकाउंटेंट या क्लर्क नहीं हो सकता। वर्क एक कॉम्प्लेक्स चीज होती है, यहाँ पर डिफरेंट ड्यूटी सबको परफॉर्म करनी है। कुछ अकाउंटेंट्स होते हैं, कुछ यहाँ पर मैनेजर्स होते हैं, कुछ क्लर्क्स होते हैं, पियंस होते हैं, वर्कर्स होते हैं, सिक्योरिटी गार्ड्स होते हैं। अब अगर सिक्योरिटी गार्ड्स नहीं है तो आप कितने सेफ एंड सिक्योर फील कर सकते हो, राइट। तो यहाँ पर बहुत सारी चीजें हैं। तो सब कोई लोग यहाँ पर एक दूसरे से रिलेटेड हैं, अपने गोल्स को अचीव करते हैं एक कोऑर्डिनेटेड मैनर में। यहाँ पर फिर हम उसके थ्रू गोल अचीव कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन का। ठीक है, तो स्ट्रक्चर जो है वो हमारा पावर से रिलेटेड है, ड्यूटी से रिलेटेड है, और किसी भी पर्सन के पास अथॉरिटी है कि यहाँ पर वो इन ड्यूटीज को ओबी करें। ठीक है, फिर बात आती है टेक्नोलॉजी की। तो टेक्नोलॉजी जो है वो फिजिकल और इकोनॉमिक कंडीशंस यहाँ पर इम्पार्ट कर रही है, जिसमें कि लोग काम करेंगे। तो यहाँ पर लोग जो हैं अकेले बेयर हैंड से, खाली हाथों से कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो इन्हें यहाँ पर असिस्टेंस देना पड़ता है कि किस तरीके से यहाँ पर बिल्ड करना है, मशीन्स देने पड़ती हैं, टूल्स देने पड़ते हैं, प्रोसेस समझाने पड़ते हैं, रिसोर्सेज प्रोवाइड करने पड़ते हैं, है ना। तो जो नेचर है टेक्नोलॉजी की वो बहुत ज्यादा यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन के नेचर पर डिपेंड करती है, और यहाँ पर काम जो है या फिर वर्किंग कंडीशंस को इन्फ्लुएंस करती है। तो यही टेक्नोलॉजी इफेक्टिवनेस लेकर आ रही है, और एट द सेम टाइम रिस्ट्रिक्ट कर रही है लोगों को अलग अलग वेज में। सोशल सिस्टम, सोशल सिस्टम यहाँ पर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट प्रोवाइड करते हैं जिसमें एक ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेट करेगी। तो एक सिंगल ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पर अकेले एग्जिस्ट नहीं कर सकती है। तो यहाँ पर एक पार्ट ऑफ द होल हमें देखने के लिए मिलेगा। एक ऑर्गेनाइजेशन सब कुछ नहीं दे सकती, ठीक है। तो यहाँ पर और भी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन है। जैसे अगर मैं केवल आरबी एकेडमी की बात करूं, तो आरबी एकेडमी आपको सब कुछ नहीं दे पाएगी। यूपीएससी तो नहीं पढ़ा रहे ना हम अभी, ठीक है, ईपीएफ को पढ़ा रहे हैं, लेकिन बाकी यूपीएससी तो नहीं पढ़ा रहे हैं, एसएससी तो नहीं पढ़ा रहे हैं। अच्छा, कुछ ऑर्गेनाइजेशंस आप बोलोगे सब कुछ पढ़ा रहे हैं, बट फिर वहां पर कितनी अच्छी फैकल्टीज हैं, राइट। तो यहाँ पर अगर मैं एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन की बात करूं, जो हमारे अभी कंट्री में सबसे बड़ी टेक बन गई है, तो दे आर ऑल्सो प्रोवाइडिंग यू आरबीआई के कोर्सेज, पीएफआरडी के कोर्सेज, अदर अदर कोर्सेज। बट क्या वहां पर अच्छे टीचर्स हैं? क्या वो वहां पर आपको उस अप्रोच के साथ पढ़ा पा रहे हैं? या उन्होंने खुद ने कभी कोई एग्जाम्स दिए हैं? तो नहीं दिए हैं, उनको नहीं आता है। तो ऐसे सिचुएशन में क्या हो रहा है? ऐसे सिचुएशन में आपको दूसरी ऑर्गेनाइजेशन के पास जाना पड़ रहा है। तो हर एक ऑर्गेनाइजेशन सब कुछ नहीं दे सकती है, चाहे वो अपने एक्सपेंड करने के लिए ऑपरेशन बहुत कुछ कर ले, बट फिर भी कहीं ना कुछ तो रह ही जाएगा। तो यहाँ पर इसीलिए सभी ऑर्गेनाइजेशंस एक दूसरे को इन्फ्लुएंस कर रही है। अब जैसे यहाँ पर हम लोग आपको कुछ कोर्सेज फ्री में दे रहे हैं, वीडियोस, राइट। तो दूसरे ऑर्गेनाइजेशंस देखेंगे कि उनके जो स्टूडेंट्स हैं वो हमारे पास आ रहे हैं, तो वो इस चीज को कैटर करने के लिए और भी कुछ चीजें कर रहे हैं, ठीक है। तो बैकग्राउंड में बहुत कुछ चल रहा है, यहाँ पर फ्रंट में कुछ कुछ चीजें चल रही हैं, तो हम बहुत कुछ इस तरह की चीजें नोटिस करते हैं। तो यहाँ पर जो एटीट्यूड है लोगों के वो भी इन्फ्लुएंस होते हैं, उनकी वर्किंग कंडीशंस भी। तो यहाँ पर प्रेशर हो सकता है दूसरी फैकल्टीज के ऊपर आना शुरू हो जाता है बहुत बार। तो यहाँ पर जो कंपटीशन है वो भी हमें ये क्या कर रहा है, रिसोर्सेज एंड पावर को प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। तो मैं बोल सकती हूँ ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर जो है वो स्टडी है ह्यूमन बिहेवियर की, कि किस तरीके से वो यहाँ पर अपने काम में बिहेव कर रहे हैं। अकॉर्डिंगली जो स्कोप है ओबी का, इसमें क्या क्या आएगा, स्टडी हो रही है इंडिविजुअल्स की, ग्रुप्स की, ऑर्गेनाइजेशंस की, स्ट्रक्चर्स की, ठीक है। अब लेवल ऑफ एनालिसिस अगर हम करना चाहें कि अलग अलग लेवल्स पर हमारे ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में, सबसे पहले हम इंडिविजुअल लेवल लेते हैं। अब इंडिविजुअल लेवल पढ़ते टाइम अपने खुद के बारे में सोचना, अपने दोस्तों के बारे में या दूसरों के बारे में मत सोचना, क्योंकि हम अपने आप को ज्यादा बेटर समझते हैं, ठीक है। इंडिविजुअल लेवल में हमारे पास में क्या होगा, हम चीजों को लर्न करेंगे, अलग अलग प्रोसेसेस समझते हैं, अलग अलग काम सीखते हैं, ठीक है। फिर परसेप्शंस हमारे चेंज होते हैं, क्रिएटिविटी हमारी बढ़ती है,
मोटिवेशन हमारा इंक्रीज होता है, डिक्रीज भी हो सकता है, पर्सनालिटी चेंज होती है हमारी, टर्नओवर हम यहाँ पर देखते हैं, टास्क परफॉर्मेंस कैसी रही, कोऑपरेटिव बिहेवियर हमारा कैसा है, डेविएंट बिहेवियर हमारा कैसा है, यहाँ पर एथिकली हम क्या कर रहे हैं, और कॉग्निशन हम देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर में साइकोलॉजी, इंजीनियरिंग, मेडिसिन, ये बहुत सारी चीजें हैं जिसके ऊपर हम ड्रॉ कर रहे हैं। तो ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर जो है इंडिविजुअल लेवल ऑफ एनालिसिस में फोकस करता है कि किस तरीके से अलग अलग ओवरहेड्स जो हैं वो हमारी प्रोडक्टिविटी को, हमारी एब्सेंटिज्म को यहाँ पर अफेक्ट कर रहे हैं। मोटिवेशन हमारा कम हो गया है, वह हमें अच्छा नहीं लग रहा, हमें लगता है कि यहाँ पर हमारी स्टैग्नेशन हो गई है, ग्रोथ नहीं हो पा रही, स्किल्स नहीं इंप्रूव हो रही, तो फिर क्या होगा, हम धीरे धीरे एब्सेंट होने लग जाएंगे। हमें अच्छा लग रहा है, नई स्किल्स सीख रहे हैं, नए टूल्स सीख रहे हैं, हमें लगता है कि इस ऑर्गेनाइजेशन में नहीं तो दूसरी ऑर्गेनाइजेशन में अच्छा प्रमोशन मिल सकता है, तो हम और ज्यादा यहाँ पर खुश हैं, अंदर से भी अच्छा फील कर रहे हैं, राइट। ग्रुप लेवल, अब ग्रुप लेवल पर हम क्या देखेंगे, यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर जो है इसमें हम ग्रुप डायनेमिक्स को पढ़ रहे हैं, इंट्रा और इंटर ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट्स को समझ रहे हैं, कोहेशन देख रहे हैं, लीडरशिप देख रहे हैं, पावर्स देख रहे हैं, नॉर्म्स देख रहे हैं, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन नेटवर्क देख रहे हैं, रोल्स देख रहे हैं। तो एट दिस लेवल ऑफ एनालिसिस ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर जो है ये सोशियोलॉजिकल, सोशियो फिजियोलॉजिकल साइंसेस इन सब पर ड्रॉ करता है। यहाँ हम देखते हैं कि कैसे जो डिफरेंट पर्सनालिटी टाइप्स हैं वो डिफरेंट लीडरशिप स्टाइल्स की तरफ जा रही हैं, और जो लेवल ऑफ रिजल्ट्स हैं वो ऑपरेट करते हैं एट द ग्रुप लेवल ऑफ एनालिसिस। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या देखेंगे कि हमारा ओवरऑल जो पर्सनालिटी है वो कैसे है, किस तरीके से हमारा ग्रुप काम कर रहा है, किस तरीके से हमारी लीडरशिप काम कर रही है, कितनी पावर्स हमारे ग्रुप में हमें दी गई हैं, क्या नॉर्म्स हैं हमारी अपने कलीग्स के साथ में, या हमारे जो टीम मैनेजर्स या टीम लीड हैं इनके साथ में कैसी कम्युनिकेशन है, हमारे नेटवर्क्स और रोल्स क्या हैं। ठीक है, फिर आती है ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पर। तो यहाँ पर अब ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पर एज द होल देखो, तो अब अगर मैं बात करूं 750,000, 2,000, 500, 5,000 इस तरह से नंबर ऑफ पीपल काम कर रहे हैं, तो यहाँ पर अलग अलग हम देखेंगे कि एक अलग तरह का कल्चर होगा, एक स्ट्रक्चर होगा, कल्चरल डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा देखने के लिए मिलेगी, इंटर ऑर्गेनाइजेशनल कॉर्पोरेशन होंगी, जो हमारी अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन हैं वो आपस में भी कॉपरेट कर रही हैं, कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स भी देखने के लिए मिलेंगे, चेंजेस होंगे, टेक्नोलॉजीज अलग अलग यहाँ पर होती हैं, एक्सटर्नल एनवायरमेंट फैक्टर्स आते हैं। तो यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर जो है वो एंथ्रोपोलॉजी और पॉलिटिकल साइंस पर काम कर रही है, जिसमें कि ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर्स जो हैं, विलियम आउची की क्लासिकल थ्योरी जो है ये बताती है कि किस तरीके से अमेरिकन बिजनेसेस जापानीज चैलेंजेस को मीट कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको पता है अमेरिकन जो कल्चर है और जो यहाँ पर जापानीज कल्चर है वर्क का वो टोटली डिफरेंट है। अब यहाँ पर अगर जापानीज चैलेंजेस को मीट करना है तो अमेरिकन कल्चर्स कैसे करेंगे, तो यहाँ पर भी हमारी सेम चीज है कि ऑर्गेनाइजेशंस को इम्पैक्ट करती है, ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर इंडिविजुअल्स को इम्पैक्ट करता है, और यहाँ पर इस तरीके से एक ऑर्गेनाइजेशन लेवल पर हम ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर को समझते हैं। अब आ जाते हैं मॉडल्स पर। मॉडल्स हमेशा मैनेजमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, कुछ ना कुछ मॉडल्स पर किसी ना किसी चैप्टर से तो क्वेश्चन आते ही आते हैं। ठीक है, तो इसको समझना बहुत जरूरी है। अच्छा, ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है, तो इसको अच्छे से पढ़ते समझते हुए चलना हमारी यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी है। पहला पढ़ लेते हैं, पहला मॉडल क्या है, फ्यूडल मॉडल है। तो फ्यूडल मॉडल क्या है, एक टाइप ऑफ मॉडल है जिसमें हम कंसीडर करेंगे जो एम्प्लॉयज हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जब काम कर रहे हैं तो वो एक इंफीरियर एलिमेंट है ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, एम्प्लॉयज यहाँ पर एक इंफीरियर एलिमेंट है, वर्किंग एम्प्लॉयज को हम लेस वैल्यू दे रहे हैं इस मॉडल में। यहाँ पर अलग अलग डिसीजंस और एक्शंस जो है कंपनी में, या जो डिजायर्स हैं या जो वैल्यूज हैं उनको हम कंसीडर ही नहीं कर रहे। तो ये हमारी थियरी एक्स से चल रही है, जिसमें कि हमारे प्रोसीजर्स और एक्शंस, पॉलिसीज, रूल्स जो हैं वो हायर प्रायोरिटी पर है, हम रूल बेस्ड काम कर रहे हैं, दूसरा क्या फील कर रहा है वो हमारा हेडेक नहीं है, सुपीरियर मान रहे हैं हम यहाँ पर खुद को ह्यूमन बींग से, ऑर्गेनाइजेशन बड़ा है ना कि इंसान बड़ा है। फॉर बिल्डिंग द मोटिवेशन अमंग एम्प्लॉयज, मनी एंड रिट्रेंचमेंट अप्रोच हम यूज कर रहे हैं। मॉडल एंटायरली कॉन्सेंट्रेट करेगा फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन पर रेदर देन ह्यूमन एंड सोशल वैल्यूज। ठीक है, ऑटोक्रेटिक मॉडल, ये हमारा एक डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल मॉडल है जिसमें कि हम पावर, स्ट्रेंथ और फॉर्मल अथॉरिटी के ऊपर काम कर रहे हैं।
तो मॉडल जो है ये डिपेंड करेगा ऑन पावर। वर्किंग एम्प्लॉयज को फॉलो करना है ऑर्डर को। लोअर लेवल एम्प्लॉयज के पास लेस कंट्रोल है ओवर द असाइंड ड्यूटीज एज कंपेयर टू अपर लेवल अथॉरिटीज। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि जो लोअर लेवल एम्प्लॉयज हैं वो अपनी यहाँ पर अपनी बातों को रख नहीं पा रहे। ऑटोक्रेटिक है तो आपको पता ही है, अपर वाले जो चीज बोलेंगे वही करना है, चाहे ये फील भी करा दिया जाए कि इनकी बात सुनी जा रही है तो भी सुनी नहीं जा रही होगी। तो मेजर डिसीजंस कौन ले रहा है? हायर लेवल अथॉरिटीज लेनी है केवल। तो बेसिक प्रिंसिपल क्या है ऑटोक्रेटिक मॉडल का कि ओनर्स जो है कंपनी के या फिर हाई मैनेजरियल अथॉरिटीज जो है इनके पास ज्यादा एक्सपर्टीज है और लोअर लेवल एम्प्लॉयज को ना तो यहाँ पर कुछ खास स्किल्स आती हैं और ना ही कोई एक्सपीरियंस है। फिर आ जाओ कस्टोडियल मॉडल पर। तो एक ऐसा टाइप ऑफ मॉडल है जहां पर इकोनॉमिक रिसोर्सेज हम कंसिडर करते हैं रूट लेवल पर। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि एग्जैक्टली हमारे पास पैसा कितना है। एम्प्लॉयज और वर्किंग प्रोफेशनल्स जो हैं अडॉप्ट करेंगे टू द बेनिफिट्स एंड सिक्योरिटी जो कंपनी इनको प्रोवाइड कर रही है, कितनी सैलरी दे रही है, इंश्योरेंस दे रही है या नहीं दे रही है। ठीक है, तो यहाँ पर हर एक एम्प्लॉय जो है वो सिक्योरिटी को मेजर पैरामीटर मानता है जब काम कर रहा है। अब फर्म्स जिनके पास ज्यादा रिसोर्सेज हैं वो इस मॉडल को अडॉप्ट करते हैं। जैसे एमएनसीज हम देखते हैं, स्टार्टअप्स नहीं कर पाते, एमएनसीज कर लेती हैं। तो यहाँ पर अवेलेबिलिटी ऑफ हाई इकोनॉमिक रिसोर्सेज के ऊपर ये मॉडल डिपेंडेंट है। कस्टोडियन से ले लो, कस्टोडियंस हमारे पेरेंट्स हमारा ख्याल रख रहे हैं, हमारी इकोनॉमिक चीजों का बहुत ख्याल रखते हैं, है ना, ऐसे कस्टोडियल मॉडल हो गया। ये हमारे रिवॉर्ड्स के ऊपर बेस्ड है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, कम कर रहे हैं जो भी लिमिटेशंस ऑटोक्रेटिक मॉडल की हैं। तो ज्यादातर कंपनीज जो हैं वो यहाँ पर हेल्थ केयर बेनिफिट्स, कॉर्पोरेट कार्ड्स, ये सारी चीजें प्रोवाइड कर रही हैं अलोंग विद द सिक्योरिटी। सिक्योरिटी में क्या आ जाएगा आपका? सिक्योरिटी में जैसे यहाँ पर आपको प्रोविडेंट फंड्स वगैरह मिल गए, है ना, ग्रेचुटी मिल गई। फिर आते हैं सपोर्टिव मॉडल। अब यहाँ पर जैसे इसका नाम है, ये यहाँ पर लीडरशिप को अपने रूट लेवल पर रख रहा है। एम्प्लॉइज जो हैं वो पार्टिसिपेशन दे रहे हैं और जॉब परफॉर्मेंस के ऊपर फोकस्ड है। यहाँ पर एम्प्लॉइज अपनी ओवरऑल परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करना चाहते हैं, लर्निंग्स को एनहांस करना चाहते हैं। पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो सपोर्टिव मॉडल लेकर चलती हैं। ठीक है, जो कि आपकी लीडरशिप के ऊपर बेस्ड है। तो यहाँ पर ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है कि जॉब सेटिस्फेक्शन हो, फ्रेंडली रिलेशनशिप्स और सुपीरियर्स और सबऑर्डिनेट्स के बीच में, साइकोलॉजिकल नीड्स क्या है एम्प्लॉइज की वो हम देखते हैं। तो जो रोल है हायर मैनेजर का वो क्या है कि काम इनको यहाँ पर कंप्लीट करना है अपने एम्प्लॉइज की हेल्प से। फिर आता है कोलिजियल मॉडल। ये भी सपोर्टिव मॉडल का ही एक एक्सटेंशन है जिसमें कि जो डिफरेंट इंडिविजुअल्स हैं वो एक कॉमन गोल की तरह काम कर रहे हैं, जैसे कलीग्स होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास में पार्टनरशिप जो है वो रूट लेवल है कोलिजियल मॉडल की, जिसमें वर्कर्स जो हैं वो सेटिस्फाइड हैं अपने जॉब रोल्स के साथ में और कमिटेड है टुवर्ड्स द ओवरऑल ग्रोथ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पर मैनेजर की क्या है कि एक हेल्दी और पॉजिटिव वर्कफोर्स यहाँ पर वर्क प्लेस क्रिएट करें। कोलिजियल मॉडल में क्या है, ज्यादा इफेक्टिवली काम करते हैं क्योंकि हम नई अप्रोचेस ढूंढ रहे हैं, जैसे रिसर्च, डेवलपमेंट, मार्केटिंग टीम्स, टेक्नोलॉजी एंड सॉफ्टवेयर। फिर आता है ह्यूमन वैल्यू मॉडल। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं ह्यूमन वैल्यूज को। तो ये हमारा ऑपोजिट है दैट ऑफ फ्यूडल मॉडल। ह्यूमन वैल्यूज यहाँ पर जो एम्प्लॉइज को दी जा रही है वो ज्यादा एप्रिशिएटेड है देन द इकोनॉमिक वैल्यूज। एम्प्लॉइज जो है वो ऑर्गेनाइजेशन में काम करें ताकि सोशल और साइकोलॉजिकल नीड्स को फुलफिल करें रेदर देन कि यहाँ पर केवल इकोनॉमिक नीड्स को देखें। ठीक है, एज अ ह्यूमन काम कर रहे हैं ना, पूरा इंसान ही जाएगा, ऐसा तो है नहीं कि केवल हमारी जो इकोनॉमिक नीड्स है वही जा रही है ऑफिस में। हमारी यहाँ पर सोशल नीड्स भी है ना। कोई मेरे साथ बदतमीजी कर दे, बहुत अच्छी सैलरी मिल रही है मुझे उस जॉब में, लेकिन कोई मेरे साथ रोज बदतमीजी कर रहा है, मैं क्या चाहूंगी उस जॉब को करना, राइट। तो यहाँ पर हमें अपनी सोशल साइकोलॉजिकल नीड्स को भी फुलफिल करना है। कंटिजेंसी मॉडल कॉम्प्लेक्स मॉडल है। यहाँ पर अज्यूम करेंगे कॉम्प्लेक्स वेरिएबल्स जो कि हमारे बिहेवियर्स जो है इंडिविजुअल्स के, ग्रुप्स के और स्ट्रक्चर्स के, उनको लेकर चलेंगे। तो मॉडल हमारा सभी चैलेंजेस जो हैं उनको मीट करता है फॉर द ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। हम यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ के अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं। तो कंटिजेंसी मॉडल जो है वो थियरी जी दिखा रहा है कि ये डेवलप हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या समझेंगे कि इसको एक हाइब्रिड मॉडल बोलेंगे जिसमें प्रमोशन, लॉन्ग टर्म एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज हम दे रहे हैं एम्प्लॉइज को जो काम कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अब आप क्या देखेंगे, आप यहाँ पर देखेंगे कि जो हमारा बेसिकली मॉडल है कौन सा, कंटिजेंसी मॉडल, इसमें हम अलग अलग चैलेंजेस लेकर चल रहे हैं। ठीक है, तो अगर बात करें मैनेजरियल ओरिएंटेशन में तो पावर यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगी, अथॉरिटी है,
इकोनॉमिक रिसोर्सेज में पैसा मिल रहा है, लीडरशिप का सपोर्ट मिल रहा है, टीम वर्क है और यहाँ पर केयरिंग कंपैशन मिलता है। एम्प्लॉय ओरिएंटेशन अगर हम देखें तो यहाँ पर ओबीडियंस है, सिक्योरिटी बेनिफिट्स है, परफॉर्मेंस है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज मिल रही है, साइकोलॉजिकल ओनरशिप मिल रही है। एम्प्लॉय साइकोलॉजिकल रिजल्ट्स में डिपेंडेंस है हमारी बॉस पर, डिपेंडेंस ऑर्गेनाइजेशन, पार्टनरशिप, सेल्फ डिसिप्लिन, सेल्फ मोटिवेशन। एम्प्लॉयज की नीड्स मीट हुई तो सब्सिस्टेंस, सिक्योरिटी, स्टेटस रिकॉग्निशन, एक्चुअलाइजेशन, वाइड रेंज। परफॉर्मेंस रिजल्ट्स में यहाँ पर हम देखेंगे मिनिमम आपको ऑटोक्रेसी मॉडल में मिलेगा, कस्टोडियल मॉडल में पैसिव है, सपोर्टिव में यहाँ पर ऑकवर्ड वेकेंट ड्राइव्स हैं, कोलिजियल मॉडल में एंथुसियाज्म है और सिस्टम मॉडल में पैशन कमिटमेंट है गोल की तरफ। तो हर एक मॉडल यहाँ पर अलग अलग चीजें हमें दे रहा है। इसी के साथ में ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर का जो चैप्टर है हमारा वो भी कंप्लीट हो जाता है। ये जो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस हैं ये हमारे पेड कोर्सेज का ही हिस्सा है, तो अगर आप हमारा पेड कोर्स लेंगे तो पीडीएफ्स में आपको ये डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस भी साथ में मिलते हैं कि किस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं और कैसे आपको इन्हें अप्रोच करना है। चलिए आज के लिए बस इतना ही है। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, चैनल को शेयर करना अपने दोस्तों के साथ में और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। आप अपने वीडियो के नीचे बता भी सकते हैं कि लेक्चर आपको कैसा लगा, कोई डाउट है तो डाउट भी पूछ सकते हैं और एटलीस्ट लाइक कर दिया करो चैनल को, जो भी वीडियोस आप देखते हो, ठीक है। उससे क्या होता है थोड़ी सी रीच भी बढ़ जाती है। चलिए आज के लिए बस इतना ही है। थैंक यू सो मच।